गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अध्याय तृतीय यानी कि तीसरा अध्याय, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। यह होती क्या है नियोजित विकास की राजनीति और इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। जब हम देखते हैं 1947 हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन भारत पर था और उस दौरान भारत पर बहुत अत्याचार हुए, भारत के साथ बहुत लूट हुई, भारत का किसी भी तरीके का विकास संभव नहीं था उस दौरान। उन परिस्थितियों में देश को आजादी प्राप्त हुई और आजादी प्राप्त होने के पश्चात भारत के सामने एक विषम परिस्थिति खड़ी हुई थी। देश का विभाजन हो गया था। अब इन सारी परिस्थितियों में देश को विकास की गति देनी थी या विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाना था। इन सारी स्थितियों में किस तरीके से उस दौरान विकास हुआ और विकास के दौरान किस तरीके से लोगों में आपस में टकराव हुआ, इस सब की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। इस अध्याय में केवल और केवल आपको यह दिखाई देगा कि हर वर्ग के लोग जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र साबित करने के लिए अनावश्यक रूप से सरकार के कार्यों में बाधा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ और विकास प्रारंभ हुआ तो विकास के लिए कहा जाता है कि विकास इतने बड़े देश में अगर विकास प्रारंभ हो जाता या विकास लगातार करने के लिए एक नियोजन आवश्यक था। क्या आवश्यक था? एक योजना आवश्यक थी। बगैर योजना के विकास संभव हो ही नहीं सकता इतने बड़े देश में। तो नियोजित विकास की राजनीति, नियोजन हमने प्रारंभ किया, एक योजना बनाई और उस योजना बनाने के बाद विकास प्रारंभ किया। लेकिन योजना बनने और उसके पहले की कार्रवाइयां बाद की कार्रवाइयों में कुछ अंतर आ गया। उन अंतरों से इसमें एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई, आइए देख लेते हैं। मुख्य समस्या इसमें थी कि जब हमें विकास करना है तो विकास में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? हमें इंडस्ट्री बनानी है, हमें कलपुर्जे बनाने हैं। इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? लोहा चाहिए। तो लोहे की जो खदान थी, लोहे के जो अयस्क थे, उन पर निर्माण प्रारंभ करा के उस लोहे को कार्य योग्य बनाने के लिए कुछ फैक्ट्रियां लगाने की आवश्यकता थी। उन फैक्ट्रियों के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन चूंकि हम तेजी से विकास करना चाहते थे, इसलिए कुछ निर्णय ऐसे ले लिए गए कि जिनमें कुछ समस्याएं आई। वो समस्याएं क्या थी, ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम उड़ीसा में ऐसे संसाधन थे, उड़ीसा में ऐसे लौह अयस्क के संसाधन थे जिनके माध्यम से देश को विकास की गति प्रदान की जा सकती थी। इस समय सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जो लोहे का निर्माण कर सकती थी, लोहा बना सकती थी, लोह अयस्क से लोहे की कलपुर्जे या ऐसा लोहा जो उपयोग में लाया जा सके बनाने के लिए उन्होंने समझौता किया, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके कंपनियों को आमंत्रित किया अपने यहां उन लौह अयस्क की खदानों में कार्य करने के लिए। उसी समय एक समस्या पैदा हो गई कि वहां रहने वाले जो आदिवासी थे, आदिवासियों को यह लगा कि शायद ये मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी लेने का एक षड्यंत्र कर रही है सरकार। और उस दौरान गांव के कुछ राजनेताओं ने उनको भड़काने का प्रयास किया। तब वो उस उड़ीसा में पैदा होने वाली फैक्ट्रियों को, लगने वाली फैक्ट्रियों के विरोध में खड़े हो गए और एक आंदोलन का रूप लेने लगे। अब आइए देखिए कि यहां ये जो समस्या खड़ी हो गई,
इस समस्या के लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, दोनों तरह से जब कोई समस्या खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें उत्तरदायी होती है और जनता भी उत्तरदायी होती है। दोनों का उत्तरदायित्व होता है। जब आपको स्वतंत्र भारत में कोई कार्य करना है, कोई योजना बनानी है, तो उस योजना बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करके फैसला लेना चाहिए था। इसमें विशेषज्ञों की सलाह बहुत आवश्यक थी, लेकिन विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली गई। पर्यावरणविद से सलाह और अर्थशास्त्रियों से सलाह लेने की आवश्यकता थी, यहां वो सलाह नहीं ली गई। बल्कि वहां के जो छोटे छोटे नेता हैं, वो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनसे सलाह लेने की आवश्यकता थी, लेकिन वो सलाह नहीं ली गई। जब सलाह नहीं ली गई तो सरकार के निर्णय और जनता के बीच में एक खाई पैदा हो गई, जो एक टकराव के रूप में सामने आई। यदि ये सीढ़ी बनती, विशेषज्ञों से पूछा जाता, तो विशेषज्ञ अपने लोगों से बताते कि नहीं, ये कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। अर्थशास्त्री अपना मत देते, पर्यावरण बिल अपना मत देते। अब हुआ क्या? क्योंकि एक तरफा कार्रवाई राजनेताओं ने या उस प्रदेश के नेताओं ने एक तरफा निर्णय ले लिया, किसी से बातचीत नहीं हुई, माहौल नहीं बनाया गया, तब एक टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पर्यावरणविद कहने लगे कि इस खदान से जो खनन होगा, इससे जो लौह अयस्क निकाला जाएगा, उससे भारी मात्रा में प्रदूषण फैलेगा और पर्यावरण को बहुत क्षति होगी। अर्थशास्त्री इसको बड़ा लाभप्रद नहीं मान रहे थे और जो जनप्रतिनिधि थे, छोटे जनप्रतिनिधि, वो तो जनता को भड़काने का ही कार्य कर रहे थे, क्योंकि उन्हें स्वयं पता नहीं था कि ये होने वाला क्या है, ये क्या हो रहा है और इससे हमको क्या लाभ होगा। जब तक जनता को यह प्राप्त ना हो कि सरकार की इन नीतियों से हमको क्या लाभ होगा, तब तक वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल्कि उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये एक मेन समस्या आई। अब इस मेन समस्या में जो आदिवासी थे वो सोच रहे थे कि यहां हम खेती करते हैं, यहां पर अगर ये प्लांट लग जाएगा तो हमारी खेती की जमीन चली जाएगी, हमें खेती की जमीन नहीं बेचनी। और हां, एक चीज और समझ लीजिए, जितने लोग अशिक्षित होंगे वो परंपराओं से उतना अधिक जुड़े होते हैं। अब एक परंपरा भी सामने आ जाती है कि यहां हमारे दादा परदादा इसी घर में रहे, ये कह रहे हैं ये घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ, हम ये घर नहीं छोड़ सकते, यहां बरसों से लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके की धार्मिक और रूढ़िवादी बातें भी यहां उत्पन्न हो जाती हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आई, जो कि थी भुवनेश्वर में जगत सिंह जिले में। भुवनेश्वर के जगत सिंह जिले में कोरियाई कंपनी पोस्को इंडिया लिमिटेड, क्या भुवनेश्वर के जगत सिंह जिले में पोस्को इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी का निर्माण प्रारंभ हुआ और उसी समय वहां के ग्रामीण और आदिवासी लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया। क्यों आंदोलन कर दिया? वो ये समझ रहे थे कि हमारा क्या होगा, हमारा रोजगार चले जाएगा, हमारी खेती बाड़ी चली जाएगी, हमारे घर मकान चले जाएंगे और ये फैक्ट्री बन जाएगी। और उनके जो नेता थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया कि अगर ये फैक्ट्री यहां लग जाएगी तो बाहर से लोग आके यहां काम करेंगे, तुमको काम भी नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में स्किल्ड लेबर चाहिए होता है और आपको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए विदेशों से लोग आएंगे और यहां पर काम करेंगे। आप लोगों को काम करने की यहां पर इजाजत नहीं होगी। लेकिन ऐसा कहीं होता है? एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़े कारखाने में हर तरीके का कार्य होता है। झाड़ू पोंछा लगाने वाले से लेके सबसे ज्यादा तो फोर्थ क्लास लोग ही वहां पे कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा
उनको लगा, उन आदिवासियों को ऐसा महसूस हो गया, अंदर से ये एक ग्रंथि उन्होंने पाल ली कि इस कारखाने से हमको नुकसान होगा, हमको इस कारखाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। जब हमें इससे लाभ नहीं होगा तो हम क्यों इसके साथ खड़े हों। और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया और उस आंदोलन में उनकी मांग थी कि सरकार ने इस कंपनी के साथ जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उसको रद्द कर दें। हमको ये फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, हम जैसे रहते थे वैसे ही रह लेंगे, अपनी खेतीबाड़ी कर लेंगे, लेकिन हम ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। तो इसमें क्या स्थितियां दिखाई दे रही हैं? जन संवाद का अभाव। आपने जनता को समझाया ही नहीं कि इस फैक्ट्री लगने से क्या लाभ होगा, देश का विकास होगा और वहां रहने वाले लोगों का कितना विकास होगा। उन्हें रोजगार मिलेगा, सड़कें मिलेंगी, यातायात मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी उन्हें। लेकिन जब तक उनको ये चीज समझाते तब तक वो आंदोलन कर चुके थे। अब आते हैं, देखते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास को हम किस रूप में जानते हैं? विकास यानी कि आर्थिक समृद्धि। क्या? विकास माने आर्थिक समृद्धि। अकेली आर्थिक समृद्धि नहीं, आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय। क्या? आर्थिक और सामाजिक न्याय। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब विकास होता है। यदि केवल आर्थिक समृद्धि को विकास मान लिया जाए तो वो विकास नहीं होगा, वो विनाश होगा। क्योंकि आधे लोग जो समाज में न्याय नहीं प्राप्त करेंगे वो इस तरीके का उपद्रव खड़ा ही करते रहेंगे। इसलिए विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय अत्यंत आवश्यक है, बगैर इसके विकास संभव नहीं है। यहां पर एक चीज और देख लेते हैं कि यहां दोनों दृष्टियों में अंतर था, यानी कि सोचने की दृष्टि में अंतर था। वो सोचते थे कि फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री मालिक को लाभ होगा, वो पैसा कमाएगा, हमको इससे क्या मिलेगा। लेकिन ये उनके सोचने की कमी थी, देखने की दृष्टि में कमी थी। यदि दृष्टि में कमी ना हो तो वो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे वो जब मान रहे थे कि उनका रोजगार छिन जाएगा, जबकि उनको क्या है, रोजगार मिल जाएगा, कहीं दूर जाके रोजगार नहीं करना पड़ेगा, वहीं उनको रोजगार अवेलेबल होने वाला था और बहुत सारे लोग बाहर से आने वाले थे, तो उनके लिए खाने का, रहने का, ये सारा प्रबंध की भी व्यवस्थाएं वो कर सकते थे। तो एक सोचने की दृष्टि में जो अंतर था वो टकराव उत्पन्न कर रहा था और इस टकराव के पश्चात फिर उन समस्याओं को सुलझाया गया। तो नियोजित विकास क्या हुआ? योजनाबद्ध तरीके से ये योजनाएं अभी बन ही रही थी, आधी अधूरी योजनाओं को जल्दबाजी में लागू करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर योजनागत विकास होता तो निश्चित तौर से एक समिति जाके उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको जागरूक नहीं किया गया, तो वो अपने तरीके से एक टकराव उत्पन्न हो गया। चलिए खैर, इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पास, आपको शीत युद्ध में मैंने बताया है, भारत के पास दो विकल्प मौजूद थे। शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध में पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ, दो विकल्प भारत के सामने मौजूद थे। भारत या पूंजीवादी अमेरिका के साथ जा सकता था या साम्यवादी सोवियत संघ के साथ जा सकता था। लेकिन भारत ने एक नई नीति अपनाई जिसको कहा गया गुटनिरपेक्ष नीति। यहां इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहां केवल आप लोग ये समझ लीजिए कि वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है। बहुत बार आपको सामने आएगा वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी का मतलब होता है साम्यवाद और दक्षिणपंथी का अर्थ होता है पूंजीवाद। अब यहां देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है, साम्यवाद और पूंजीवाद में।
साम्यवाद में सबसे पहले व्यक्ति की या गरीब व्यक्तियों के बारे में यह सोचता है, यह कहता है कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और देश को जो भी योजनाएं बनानी चाहिए वो केवल और केवल गरीबों के हित में बनानी चाहिए। अमीरों को तरफ ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबल होते हैं, वो अपने आप से अपना संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग अपना संघर्ष स्वयं से नहीं कर सकते हैं। तो विकास की तरफ इनको लाने के लिए इनको पुश करना चाहिए। जबकि दूसरे तरफ जो पूंजीवादी मॉडल है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी विचारधारा है, ये क्या कहती है? कहती है ये राज्य को मिनिमम हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए या अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए। पूंजीवादी कहते हैं कि राज्य को एक अंपायर के रूप में रहना चाहिए। जैसे खेल हो रहा है, खेल में दो टीमें खेल रही हैं, दोनों टीमें सही ढंग से खेल रही हैं, खेल के नियम के हिसाब से खेल रही हैं या नहीं खेल रही हैं। एम्पायर का केवल यही काम है कि उन नियमों को लागू करवाए, बस राज्य को उतना ही कार्य करना चाहिए। बाकी उन दो टीमों को आपस में प्रतिस्पर्धा देना चाहिए और जो विजय होगा उसको बाद में डिक्लेयर करना चाहिए। इससे अतिरिक्त कार्य नहीं करना चाहिए। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी विचारधारा क्या मानती है? कहती है कि जब व्यक्तिगत संपत्ति होती है तभी भ्रष्टाचार पनपता है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए, समस्त संपत्ति राज्य की हो जाएगी। यानी कि व्यक्ति की अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, जितनी भी संपत्ति होगी वो राज्य की होगी। खेती भी करवाएगा तो राज्य करवाएगा, बड़े बड़े उद्योग लगवाएगा तो राज्य लगवाएगा। जबकि पूंजीवादी क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं ना, व्यक्तियों को करने दीजिए ये सारे कार्य, राज्य केवल क्या करेगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, जो नियम बना दिए गए हैं उसी नियम के अनुसार कार्य हो, इसकी देखरेख राज्य को करनी चाहिए। साम्यवादी और आगे चले जाते हैं, वो तो संपत्ति के साथ पत्नियों के साम्यवाद की भी व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन वो इसको लागू नहीं कर पाए, वो इनके विचार में ही था। और आपने देखा 1991 में आके साम्यवाद पूरी तरीके से नष्ट हो गया। पूंजीवाद के सामने साम्यवाद ने घुटने टेक दिए और पूंजीवादी व्यवस्था को पूर्व सोवियत संघ से टूटे हुए राज्यों ने भी अपना लिया। और पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था कह रही है प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए छूट होनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए छूट होनी चाहिए, अपनी बात रखने के लिए छूट होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत ने क्या अपनाया? लोकतंत्र अपनाया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत ने एक नवीन गुट का निर्माण किया, जिसे गुट निरपेक्ष राज्य कहते हैं। जब विकास की योजनाएं प्रारंभ की गई, पंचवर्षीय योजनाएं, हमारे यहां क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग क्या करता था? देश के लिए 5 वर्षों की एक लक्ष्य निर्धारित कर देता था और उनको कैसे प्राप्त करना चाहिए उसकी दिशा निर्धारित कर देता था। और लास्ट में उसकी एक समीक्षा की जाती थी कि ये जो लक्ष्य प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ और ये क्यों प्राप्त नहीं हुआ, इसके भी कारण ढूंढे जाते थे। इस तरीके से एक प्रोसेस चलती थी, एक प्रक्रिया चलती थी, जिसको कहते हैं नियोजित विकास या नियोजित विकास की राजनीति। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम इसे पूरा समझाएंगे। थैंक यू।